आज से लगभग कुछ दिन पहले ही देश में 18वें लोकसभा चुनाव खत्म हो गए और इन लोकसभा चुनावों के खत्म होते ही सोशल मीडिया पर इस तरीके की रील्स और इस तरीके की पोस्ट्स वायरल होने लगी। जरा एक बार देखिए इन्हें। So happy when I rode the little ones. I hope my children come and visit once or twice a month. अयोध्या को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इनमें से ज्यादातर वीडियोस में जो चीज क्लेम करने की कोशिश की गई वो ये थी कि बीजेपी की लीडरशिप में पिछले 10 साल के अंदर शानदार काम हुआ और उसके बावजूद इस देश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया और उन्हें बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचाया गया। इनमें से कई वीडियोस में खास करके हिंदुओं को धोखेबाज बताया गया, उन हिंदुओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। इसमें स्पेसिफिकली अयोध्या का जो लोकसभा चुनाव था उसे टारगेट किया गया। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई और क्या सचमुच इस देश के हिंदू जो हैं वो धोखेबाज हैं। तो बीजेपी की हार की वजहों में हमारे पहले पॉइंट के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या सचमुच पिछले 10 सालों में बीजेपी ने अच्छा काम किया और जनता ने उन मुद्दों पर बात नहीं की, वोट नहीं डाला। तो हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में पहले हम उन कामों को जोड़ते हैं जहां बीजेपी की खूब तारीफ हुई। सबसे पहले रोडवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी भारतीय ये क्लेम नहीं कर सकता कि पिछले 10 सालों में रोडवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे शायद देश के इतिहास में सबसे अभूतपूर्व काम हुआ है। इसके अलावा नंबर 2, इंडिया की ग्लोबल इमेज। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। इंडिया की ग्लोबल इमेज सुधरी हो या ना सुधरी हो, लेकिन देश की हर लोकसभा सीट पे, खास करके अर्बन लोकसभा सीट्स पर इस बात की बहुत चर्चा हुई कि किस तरीके से G20 ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की इमेज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा स्ट्रांग की। इसके अलावा जो तीसरी चीज थी वो थी डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम्स। उसमें आप उज्ज्वला योजना भी जोड़ सकते हैं, 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में राशन दिया जा रहा है उसको भी जोड़ सकते हैं। लेकिन जहां पर बीजेपी की तारीफ में लगभग देश की हर गली में इन 3 चीजों पर चर्चा हुई, वहां पर इन 3 चीजों पर भी चर्चा हुई। नंबर 1, पेपर लीक। पेपर लीक का मुद्दा हिंदुस्तान के खासकर नॉर्थ इंडियन इलाकों में बहुत ज्यादा प्रभावी था। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएं, जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा इस लोकसभा चुनाव में, वहां पर यह मुद्दा बहुत बड़ा था। इसके अलावा नंबर 2 पर आता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। महंगाई कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव को लेकर। आपके सामने मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करता हूं इंडियन एक्सप्रेस से। इस आंकड़े के हिसाब से साल 2018 से 19 के बीच इस देश में खाने की चीजों पे जो खुदरा महंगाई दर थी वो थी 0.03% यानी 0.03%। लेकिन साल 2023 से 24 के बीच वही महंगाई दर बढ़ करके हो गई 7.88%। लेकिन इस चीज के बारे में शायद ही कोई बहुत बड़े टीवी चैनल में बात की जाए। इसके अलावा जो तीसरा प्रभावी मुद्दा था जिसको लेकर भाजपा की काफी आलोचना हुई जमीन पर, वो थी बेरोजगारी। तो अगर आप 2 टेबल्स बनाकर कंपेयर करने की कोशिश करें भाजपा के काम को, तो जहां आपको एक तरफ रोडवे इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा मिलेगी, ग्लोबल इमेज की चर्चा मिलेगी, लाभार्थी योजनाएं यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम्स की चर्चा मिलेगी, वहीं उसके ठीक सामने आपको इस बात की चर्चा भी मिलेगी कि किस तरीके से देश में पेपर लीक हुए, किस तरीके से महंगाई बढ़ी, किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, यानी भाजपा की हार की दूसरी बड़ी वजह जो है ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, अगर आप देखें तो इस देश में अगर किसी पार्टी का सबसे मजबूत संगठन है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी भूल की। आपके साथ में एक और आंकड़ा शेयर करता हूं। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 303 लोकसभा सीटें मिली। ठीक है, इस बार वो लोकसभा सीटें कम होकर के 240 पे आ गई, यानी पिछली बार से लगभग 63-64 लोकसभा सीटें कम गई। लेकिन आपको पता है जो नंबर ऑफ वोट्स बीजेपी के कम है 2019 की तुलना में, वो कितने हैं?
वो है मात्र 65 लाख। यानी 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जो कुल वोट मिले उसमें से मात्र 65 लाख वोटों की कमी आई 2024 में। अगर आप हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से देखें, जहां पर लगभग हर लोकसभा सीट में 10-15 लाख वोटर्स होते हैं, तो 65 लाख कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। लेकिन सिर्फ 65 लाख वोट्स का नुकसान भाजपा को 63 से 64 लोकसभा सीटों का नुकसान कर गया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी ऑर्गेनाइजेशन। भाजपा ने कहीं ना कहीं संगठन के स्तर पर बहुत बेसिक गलतियां की और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे कई राज्यों में सेंटर और स्टेट के नेताओं के बीच में लड़ाई चल रही थी कि कौन सा प्रत्याशी किस लोकसभा सीट से खड़ा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, जो कि टिकट काटने के लिए जाना जाता है, उन्होंने उतने ज्यादा टिकट नहीं काटे, जिसकी वजह से लोकल कैंडिडेट्स के खिलाफ काफी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारी सीटों पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा गलती हुई। हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पूरे उत्तर भारत की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक बाड़मेर की सीट, जहां से रविंद्र सिंह भाटी, जो कि एक इंडिपेंडेंट विधायक हैं और पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, वो नंबर 2 पर आए। उस लोकसभा सीट पे उनको 1 लाख वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी ने हरा दिया। वहां पर रविंद्र सिंह भाटी को मिले 5 लाख से ज्यादा वोट और वहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले 2.5 लाख से ज्यादा वोट। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी उस लोकसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी को अपने साथ ले आती या फिर उन्हें अपना टिकट दे देती बजाय किसी और को चुनाव में खड़ा करने के, तो भारतीय जनता पार्टी वो सीट आराम से जीत जाती। इसके अलावा अगर हम एक और लोकसभा सीट की बात करें तो वो है काराकाट। काराकाट में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो नंबर 2 पे प्रत्याशी रहे पवन सिंह, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पहले आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन फिर कुछ गानों की वजह से जो कंट्रोवर्सी हुई तो उनका टिकट वापस मांग लिया गया और उसके बाद उनको लगा कि उन्हें आरा लोकसभा से उतारा जाएगा। अब हालत ऐसी हो गई भारतीय जनता पार्टी की कि आरा से भी पवन सिंह को टिकट नहीं दिया गया, वो वहीं के रहने वाले हैं। तो आरा में और तो और उसके बगल की काराकाट लोकसभा सीट, इन दोनों लोकसभा सीटों पे राजपूत वोटों का कंसोलिडेशन हुआ पवन सिंह के फेवर में और भारतीय जनता पार्टी आरा भी हार गई, आसनसोल भी हार गई और काराकाट भी हार गई। यानी एक गलती की वजह से 3 लोकसभा सीटें गंवा दी भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा अगर मैं एक और चर्चित लोकसभा सीट की बात करूं तो वो है कोयंबटूर की लोकसभा सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने के अन्नामलई, जो कि उनके स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, उन्हें खड़ा किया था। अब अन्नामलई अक्सर आपको रील्स में और शॉर्ट्स में घूमते हुए दिख जाएंगे, जहां लगता है उनके पीछे लाखों की भीड़ है, लेकिन वो असलियत में लोकसभा चुनाव भी नहीं जीत पाए। लेकिन अगर आप कोयंबटूर की लोकसभा चुनावों में वोटों की इलेक्शन कमीशन वाली टैली देखें तो आपको पता चलेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में AIADMK के साथ अलायंस कर लिया होता तो कहीं ना कहीं शायद कोयंबटूर की लोकसभा सीट पे आज के अन्नामलई जीत गए होते और लोकसभा पहुंच चुके होते। कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स में अकेले लड़ना और कुछ स्टेट्स में गलत गठबंधन के साथ होना भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा भारी पड़ा। उन्हें उड़ीसा जैसे राज्यों में इसका फायदा तो मिला, लेकिन कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में उन्हें इसका भारी नुकसान भी हुआ। इसके अलावा जो एक और चीज संगठन के अंदर यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट थी, वो थी लोकल लीडर्स जो किसी स्टेट के थे उनको साइडलाइन करना। सबसे बड़ा एग्जांपल है वसुंधरा राजे। हम 2 स्टेट्स का कंपैरिजन करते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो पहले थे उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरे स्टेट में स्टार कैंपेनर के तौर पर कैंपेन किया। आपको शायद जितने ज्यादा कैंपेन करते हुए मोहन यादव नहीं दिखे होंगे मध्य प्रदेश में, उससे भी ज्यादा टीवी चैनलों पे शिवराज सिंह चौहान दिखे थे। वो एक प्रखर चेहरे के रूप में, बड़े चेहरे के रूप में मध्य प्रदेश में प्रचार करते रहे और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वसुंधरा राजे को साध नहीं पाई और इसका नुकसान उसे झेलना पड़ा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चूरू लोकसभा सीट। चूरू लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कसवा का लोकसभा टिकट काट दिया, जो कि वसुंधरा राजे के करीबी थे। और चूरू ही वो लोकसभा सीट थी जहां से पूरे राजस्थान में भाजपा के खिलाफ एक लहर शुरू हुई और उसका परिणाम आप टैली में देख सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की हार का तीसरा और आखिरी प्रमुख कारण जो था वो था नैरेटिव की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का हार जाना। जी हाँ, अगर आप पिछले 10 सालों से देखें तो भारतीय जनता पार्टी पिच बनाती थी, कोई मुद्दा उठाती थी और उस मुद्दे पर, उस पिच पर कांग्रेस पार्टी बैटिंग करती थी। लेकिन साल 2024 में पहली बार हुआ ये 10 सालों में
जब कांग्रेस की पिच पर, कांग्रेस के नैरेटिव पे भारतीय जनता पार्टी हमें खेलते हुए दिखी, उस पर पॉलिटिक्स करते हुए दिखी, उसका जवाब देते हुए दिखी। सबसे बड़ा एग्जांपल है अडानी अंबानी का मुद्दा। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने मुंह से एक सभा में अडानी अंबानी के खिलाफ कुछ कहा, और राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले 10 साल से अडानी अंबानी के खिलाफ जो नैरेटिव चला रही थी उसके गेम में फंस गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और बड़ा नैरेटिव जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस से पिछड़ गई, या फिर कहें तो उस तरीके से नहीं भुन पाई उस नैरेटिव को जिस तरीके से वो भुन सकती थी, वो थी आरक्षण और संविधान का मुद्दा। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार जातीय जनगणना या कास्ट सेंसस की मांग कर रही थी। अब बीजेपी को लगा कि उनके इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए उन्होंने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छेड़ा और संविधान को बीच में ले आए, और यहीं से कांग्रेस ने एक और काउंटर नैरेटिव चलाया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। अब ये नैरेटिव सच्चा है या झूठा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा असर हुआ इस देश के दलित मतदाताओं पे। दलितों के लिए संविधान सिर्फ एक किताब नहीं और नियम नहीं, उनके लिए संविधान प्रतीक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और आज भी इस देश में दलित सबसे बड़ा आइडल अपना किसी को अगर मानते हैं तो वो अंबेडकर हैं। आप किसी भी बड़ी दलित बस्ती या लोकसभा क्षेत्र में चले जाएं, आपको वहां पर अंबेडकर की मूर्ति या उनके नाम से कोई गली, मोहल्ला या लाइब्रेरी मिल जाएगी। अब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं संविधान, मुस्लिम आरक्षण को डायरेक्ट इस चीज से जोड़ दिया कि यह अंबेडकर का अपमान है, और इस नैरेटिव की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। उनके कई नेताओं ने ऐसे बयान भी दे दिए कि हम संविधान बदल देंगे, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये नैरेटिव बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा हमारे लिए, लेकिन दलित वोटों के बीच इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। अगर आप देखें तो 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद से लगातार जो मायावती का, बीएसपी का दलित वोट बैंक था उत्तर प्रदेश में, वो बीजेपी की तरफ जा रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो दलित इस बार बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास गया। तो कहीं ना कहीं ये जो संविधान वाला पूरा का पूरा नैरेटिव बनाया गया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी काफी बैकफुट पर गई और उसे पता भी नहीं चला। अब ये तो हो गई भारतीय जनता पार्टी के हार की 3 प्रमुख वजहें, लेकिन एक और रील है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो क्या है, मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाई थी। बाबूजी मुझको भूल गए क्या, बाबूजी मुझको भूल गए जो राशि भर दिया। अयोध्या लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी का हार जाना। पूरे देश में कहा जा रहा है कि भाजपा अयोध्या में हार गई। अयोध्या के हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा कर दिया। कहा गया कि 500 साल बाद राम मंदिर बना है, अयोध्या को एयरपोर्ट मिला, इतना सारा ट्रेड मिला, इतना सारा टूरिज्म बना, एक पूरा टेंपल टाउन विकसित हुआ, उसके बावजूद अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है और राजनीतिक समझ की कमी है, क्योंकि अयोध्या कोई शहरी लोकसभा सीट नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग इस भ्रम में हैं कि अयोध्या एक शहर है और एक शहरी लोकसभा सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी हार गई। लेकिन सच्चाई ये है कि अयोध्या एक बहुत बड़ी ग्रामीण लोकसभा सीट है जिसके अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं, और इसमें से 4 विधानसभा सीटें जहां पर ज्यादातर आबादी गांव में रहती है, ग्रामीण है, वहां भारतीय जनता पार्टी को हार मिली बहुत बुरी तरह से, जिसकी वजह से अयोध्या लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। अगर आप स्पेसिफिकली अयोध्या लोकसभा सीट के अंदर अयोध्या विधानसभा की बात करें तो वहां भारतीय जनता पार्टी को हार नहीं मिली। जी, अयोध्या विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से 4000 वोट ज्यादा पाते हैं। जी हाँ, ये कहना कि अयोध्या के लोगों ने धोखा दे दिया ये गलत है। अयोध्या की विधानसभा इकलौती विधानसभा है अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में जहां पर भारतीय जनता पार्टी लीड में थी। इसके अलावा अयोध्या में जनता ने धोखा नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को। कहीं ना कहीं वहां पर जो दलित वोट बैंक है, जिसमें पासी एक बहुत बड़ी आबादी में थे, जिनका वोट लगभग अयोध्या लोकसभा सीट में 4 लाख के आसपास है, उन्होंने जो भाजपा के माननीय प्रत्याशी थे उनके संविधान को हम बदल देंगे उस बयान के खिलाफ बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन किया और समाजवादी पार्टी को वोट दिया।
इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नॉन यादव ओबीसीज और दलित्स को टिकट दिया, वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुआ उनके लिए। और अयोध्या में हार की भी वजह, जो ऊपर आपको मैंने 3 वजहें गिनाई, उनका ही कॉम्बिनेशन था। जहां वहां पे डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन सिर्फ अयोध्या के शहरी इलाके में हुई, और टूरिज्म की वजह से वहां पर एक समय पे डेवलपमेंट और बिजनेस में पीक आया, लेकिन धीरे धीरे वो कमता जा रहा है। इसके अलावा टिकट को बांटने में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गलती हुई, वो मुद्दा, और नैरेटिव की लड़ाई। तो ये पूरी की पूरी वीडियो जो थी, ये एक एनालिसिस था 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद सोशल मीडिया पे जो कुछ नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, जहां जनता को धोखेबाज कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे दिया। अब जाते जाते मैं आपको एक और जरूरी फैक्ट बताता जाता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में अगर आपको कोई ये कहे कि हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया और वो सच्चे हिंदू नहीं हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि उनके पास कोई टैग नहीं है सच्चे हिंदू बनने का, और उनके पास कोई हक नहीं है किसी और को झूठा हिंदू कहने का, क्योंकि इस देश के कुल हिंदुओं में से 55% ने, अगर हम मान ले कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले वो सारे के सारे हिंदुओं के थे, तब भी कुल वोटों में से मात्र 45% हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, और मेजॉरिटी हिंदुओं ने, यानी 55% हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और विकल्प चुनना ही बेहतर समझा। तो इस वीडियो के जरिए हमने कोशिश की सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलर नैरेटिव्स को काउंटर करने की और आपके सामने एक विस्तृत एनालिसिस प्रस्तुत करने की कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों में क्या अहम फैक्टर रहे और अयोध्या की जनता या फिर कोई हिंदू धोखेबाज है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या फिर इसके बारे में आपको कुछ बुरा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वहां पर जो भी आपके विचार हैं आप हमारे साथ साझा करें। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस के साथ लौटता रहूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहें।